So, good afternoon to everyone. Today, a revision of the chapter Federalism. Okay, and the first question, when we start the revision, the first question comes to us: what is federalism? Okay, what is federalism? The answer is very simple. Federalism is a system of the government in which the power is divided between central authority and various constituent unit of the country. फेडरलिज्म क्या है कि सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, वो व्यवस्था जहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड किया जाता है, पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, जहाँ पावर एक से ज़्यादा यूनिट में डिवाइड किए जाते हैं। सेंट्रल पावर को लेकर के स्टेट को दिए जाते हैं, स्टेट पावर को लेकर जब हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो ये व्यवस्था फेडरलिज्म कहलाती है। ओके, सो मस्ट कीप इन योर माइंड कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट in which power is divided between central authority and various constituent unit of the country. Okay, federalism, what is federalism? Answer मिल गया. Okay, in previous chapter in power sharing I taught कि example of the two country, one of the example of Sri Lanka and another it was the example of Belgium. Sri Lanka opted majorities and the result of the majorities was civil war. Okay, we cannot see the positive impact of majoritism in Sri Lanka. Okay, but Belgium followed power sharing and we can see Belgium accommodated all the citizens in peaceful way, शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया। ठीक है, तो पावर शेयर किए गए, वो हमने पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ा। नाउ पावर दिए कैसे जाते हैं? ओके, पावर दिए कैसे जाते हैं, डिवाइड कैसे होता है, दैट वी हैव टू रीड इन फेडरलिज्म. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, द सेंट्रल गवर्नमेंट the power of the central government is taken out and given to the state government, and the power of the state government is taken out and given to the local government. ठीक है, बात समझ में आ रही है? Opposite of federalism, that is the unitary system. What happened in unitary system? तो फेडरलिज्म का अपोजिट क्या हो सकता है? वो है यूनिटरी सिस्टम. तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट और सब यूनिट ऑफ और सब ऑर्डिनरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल फॉर द लोकल गवर्नमेंट. समझ में बात आई? फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा कि ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा? मोर देन वन लेवल्स, वन टायर्स. ओके, and unitary system
में क्या होगा, आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. The central government can pass an order to the provincial or the local government. On the other hand, in a federal system, the central government cannot order to the state government to do something. A state government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Okay? समझोगे? यूनिटरी गवर्नमेंट में सारा पावर एक हाथ में होता है, जो भी स्टेप उठाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना होता है, और फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट में अपना डिसीजन ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट अपने सब्जेक्ट में अपने ढंग से डिसीजन ले सकता है ना. ये फ्रीडम दिए गए हैं. इवन द लोकल गवर्नमेंट हैज़ पावर, बहुत लोकल गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पावर दिए गए हैं, जो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे हम. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. दिस इज एटलीस्ट 5 फीचर शुड बी देयर इन योर माइंड. कम से कम 5 फीचर आपके दिमाग में होना चाहिए. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, 5 features must be there in your mind. The first features of the federalism is that there are 2 or more level of or tiers of the government. कम से कम तो 2 tiers must be there. Okay? तो second point is there, different tiers of the government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation and administration. एक ही सिटीजन पे दोनों शासन कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना पावर है, अपना अपना टैक्सेशन है. ठीक है. अब एक साधारण सा एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ देकर कि जैसे सिटीजन ऑफ बिहार हम हैं, तो बिहार के सिटीजन होने से क्या हो रहा है कि बिहार गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है उसका भी बेनिफिट उठा रहे हैं, और मेनली हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो जो यूनियन लिस्ट में जो फैसिलिटीज़ दिए गए हैं, रेलवे हो गए और अदर फैसिलिटीज़ हैं, उसका भी बेनिफिट उठा रहे हैं हम लोग. स्टेट गवर्नमेंट का भी बेनिफिट उठा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. टैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो कुछ टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं और कुछ टैक्स हम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को भी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं. ओके. लोकल गवर्नमेंट का भी टैक्स फिक्सेशन होता है, कौन सा टैक्स लोकल गवर्नमेंट को जाएगा वो भी आपने क्लास 6 में ही आपको पढ़ना था, आप पढ़े होंगे. तो यहाँ पे है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट इस टायर हैज इट्स ऑन. तो एक ही सिटीजन पे काम कर रहे हैं लेकिन सबका अपना क्या टैक्सेशन है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है ना. हम सेंट्रल फोर्स को भी देख रहे हैं और स्टेट फोर्स पुलिस को भी देख रहे हैं. ठीक है. तो ये दिमाग में होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 2 पॉइंट दिमाग में आ गए. थर्ड पॉइंट को देखोगे. थर्ड पॉइंट है कि जो भी है वो सिर्फ बोला हुआ नहीं है, जो भी जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संवैधानिक तौर से दिया हुआ अधिकार है और उसी आधार पे वो उसे राइट दिया गया है, उसे पावर दिया गया है. ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला हुआ है, ये संवैधानिक तरीके से दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट
Such changes required to the consent of the both of the level of the government. Court have the power to interrupt the constitution and the power of the different levels of the government. यहाँ पे जो भी है चेंजिंग अगर लाने की बात की जा रही है तो चेंजिंग में सबकी भूमिका होती है। यहाँ पे कह रहा है कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कोई अकेला ये नहीं कर सकता, कोई भी चेंजिंग लाना हो तो कोई एक लेवल नहीं कर सकता है गवर्नमेंट का। ठीक है, आप पढ़े होंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, तो वो सबको पावर लिमिट किया गया है और प्रोवाइड भी किया गया है। ओके, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट जो है जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, और ये भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जो है ये भी फेडरेशन का एक फीचर्स होता है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम भी एक फीचर्स है, ये दिमाग में रखना है कि सबके पास जुडिशरी सिस्टम है और वो जो जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। एंड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। और सोर्सेस ऑफ इनकम का अर्थ हुआ कि कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, कौन सा टैक्स यूनियन गवर्नमेंट को जाएगा, ये सब मेंशन है ना। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड एटलीस्ट 5 की फीचर्स मस्ट बी इन योर माइंड, है ना। मोर देन 2 लेवल 2 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम्स, ओके, sources of revenue for each level of government are clearly specified and ensure its financial autonomy। ये पॉइंट्स हो गए, ओके, एंड so many points are there, at least 5 points must be there in your mind। चलें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है? एनी कमिंग टुगेदर के इन कमिंग टुगेदर इंडिपेंडेंट स्टेट come together on their own to form a bigger unit। छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट देश हैं, राज्य हैं, वो खुद ब खुद आपस में यूनाइट होते हैं, एक बड़ा यूनिट तैयार करते हैं फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अदर पर्पसेस। जब इंडिपेंडेंट स्टेट और देश खुद एक बड़ा, कई देश मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो वो कहलाता है कमिंग टुगेदर। फिर से समझोगे कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट सो दैट बाय पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर इज USA, Switzerland, Austria. These are the example of coming together. And holding together, okay, in holding together a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government like India, Spain, Belgium. These are the example of
होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में जब बड़ा सा देश होता है तो अपने पावर को डिवाइड करता है। स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट होते हैं, उसे पावर देता है और ये व्यवस्था कहलाती है होल्डिंग टुगेदर। पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन इज दैट व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ओके, इज इंडिया अ फेडरल कंट्री और व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। Okay, here we should keep some points. Here, see, India got independence after a long struggle, and we can see the history of India, that India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Okay, it was partition of India and Pakistan, and the situation of India was not good that time. Soon after independence, several princely states become a part of the country. That time there was either king or prince were ruling in India. छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राज्य थे, वो सारे भारत के इंडिपेंडेंट नेशन के पार्ट बन गए। ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। क्या बोला गया इंडिया को? यूनियन ऑफ अ स्टेट। दिमाग में रखोगे, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ अ स्टेट। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। इंडिया के लिए फेडरेशन शब्द यूज नहीं होता है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनोगे, इंडिया के लिए फेडरल शब्द यूज नहीं हुआ है। इंडिया को क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पे दिमाग में बात ये रखनी है कि प्रिंसिपल्स जो है वो फेडरेशन का ही फॉलो किया जा रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन declare India as a union of a state, although it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principles of the federalism. ये फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म समझ में बात आ रही है। फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म मैंने पिछले अभी पढ़ाया है, और प्रिंसिपल्स ऑफ द फेडरलिज्म भी वही है कि 2 से ज़्यादा टायर्स होने चाहिए। इंडिया में भी मोर देन 2 टायर्स आर देयर। मोर देन 2 टायर्स मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इज देयर। ओके, सेपरेट जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम इज देयर इन इंडिया। ऑल द पॉइंट्स, all the features that should be in federation, India is also following the same principles और फीचर्स। इंडिया में भी हम वो सिद्धांत देख रहे हैं, वो फीचर्स देख रहे हैं। क्या क्या है भाई? कि 2 से ज़्यादा टायर्स होना चाहिए। इंडिया में भी वो 2 से टायर्स है। जुडिशरी सिस्टम अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, वो इंडिया में भी है। टैक्सेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वो क्लियर है। 2 और मोर टायर्स में डिवाइड होना चाहिए, वो भी है। ओके, तो यू कैन सी हियर कि यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेटर द थर्ड टायर ऑफ federalism was added in the form of the panchayat and municipality. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction, okay, taxation और other features. 3 टायर में बांट दिए गए हैं और सब अपने स्तर से इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रहे हैं। इंडिया में ये फॉलो किया जा रहा है।
अब एक बात और समझना है, जो क्लास 8 में आपको पढ़ना भी था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसको समझोगे कि यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ सब्जेक्ट अपने हाथों में रखा है। इंडिया में भी ये सिस्टम है, देखो जैसे बैंकिंग हो गए, रेलवे हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने हाथों में रखा है और दिया गया है, जैसे पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, these are the subject under a state government. Concurrent list, again one question is there, what do you mean by concurrent list? Including subject of the common interest to both the union government as well as the state government, such as education, forest, trade, union, marriage, etc. are there in concurrent list में रख दिया गया इसको। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरलिज्म को फॉलो करता है और फेडरलिज्म इंडिया में है। बोलने का स्टाइल चाहे जो भी हो, हम इंडिया को या तो हम इंडिया को जो कहना है, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट कहें तो कहें, लेकिन फेडरलिज्म के सिद्धांत को फॉलो करता है और फेडरलिज्म पर ही इंडिया चल रहा है। ओके।